जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी की आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश जो 320 से 540 ईस्वी के बीच शासन में रहा, कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 समुद्र चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा ही लौह स्तंभ को इसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? यह बोध गया की यात्रा किया गया था कब? 10वें शासनकाल में। ठीक है, 273 बीसी, 273 बीसी में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्राबू। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा भ्राबू में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में बुद्ध, भस्म जिसको धम्म कहा जाता है, धम्म जिसको सिद्धांत या शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है, और संघ क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। संघ जो होता था मठवासी जो होते थे उनके आदेश या समुदाय से शामिल होते थे। और बेराट या भाबरू माइनर शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ में अपने विश्वास की घोषणा की और बुद्ध को भागवत नाम दिया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? यह बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा 1644 और 1656 के मध्य यह कराया गया था, जिस पर 10 लाख रुपए की लागत लगी थी उस समय के अकॉर्डिंग, 10 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो था यह 10 जुलाई कब? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। 1857 के विद्रोह का इतिहास है जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिट एआईसीसी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम पूछा जा रहा, आंदोलन का नाम क्या था? तो उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को बैठक में लिया गया था। इसके उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए एक अहिंसक जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त की रात को ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942। वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो ये कुल 78 प्रतिभागियों ने इस पर सहयोग दिया था और ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध कर अहिंसक प्रतिरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में यह मार्च कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था यह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है भोपाल, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोणार्क। आप सभी को पता है कि सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा भारत में स्थित है। यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव ने कराया था। कौन? गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे। शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस
देख करके आप लोग सही आंसर चुनिए और कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और यूएसएसआर शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे और इसका अंत जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था यूएसएसआर के विघटन के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? यह स्थितियां कौन सी हो सकती है? तो एक दलीय राज्य जहां होगा वहां स्वेच्छाचारी शासन होगा और यहां समस्त शक्तियां एक के हाथ में हो जाता है और शासन सत्ता निरंकुश हो जाता है जहां एक दलीय राज्य होगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? तो इनका नियुक्ति हुआ है सिक्किम उच्च न्यायालय में। कहां पर? सिक्किम उच्च न्यायालय में 15 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, बलवंतराय समिति ऑप्शन 3। भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 ईस्वी में नियुक्त किया गया था बलवंतराय समिति का, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। और इस योजना का उद्घाटन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिलों में किया गया था। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ये एक रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को निरंकुश और विधिहीन राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक उपकरण माना जाता है और न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने हेतु रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, शून्य काल है, 0 आवर, ये क्या होता है? जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो शून्यकाल 12 बजे से 12 बजे होता है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहां पर? लोकसभा में ही। अगला प्रश्न है, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई थी? यह हुई थी 2 जून 2014 ईस्वी को। कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी को। और इसकी राजधानी हैदराबाद के साथ तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? अमरावती है। कहां है? अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है? यह हटाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है? यह क्या सुनिश्चित करता है? तो यह सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। और संविधान का अनुच्छेद 14 जो है यह नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, इसलिए कथन 4 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो गया। राज्यसभा का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप सभी को पता है, यह एक अस्थाई सदन है। क्या है? यह एक अस्थाई सदन होता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य जो पूर्ण काल के लिए चुना जाता है वह 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष के लिए। यह अस्थाई सदन है, लेकिन अगर कितने वर्ष तक करेगा तो 6 वर्ष तक। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? यह अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। अगर यह कहा जाए कि राज्यसभा के संसद का कार्यकाल, तो यह 6 वर्ष होगा।
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? यह है 106वां संविधान संशोधन। कौन सा? 106वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? यह लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में एपिक को लागू किया गया था और पहली बार 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन कार्यकाल के दौरान आए थे। कौन? टीएन शेषन। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच समयांतर है। दो अक्षांश के बीच समय का अंतर कितना होता है? यह होता है 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट। पृथ्वी पर 360 काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे देशांतर या याम्योत्तर रेखा कहते हैं, जो कि ध्रुव के मध्य ऊर्ध्वाधर फैली हुई है और देशांतर रेखाओं में से प्रत्येक रेखा डिग्री कहलाती है। अब उन 360 डिग्री में से जो 360 डिग्री है उसको ही दिन के 24 घंटे में विभाजित किया जाता है, तो निष्कर्ष के रूप में 4 मिनट अंतर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक हरिकेन एक डैश है। तो हरिकेन क्या होता है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है। हरिकेन और टाइफून जो होता है क्षेत्रीय रूप से तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट नाम है। हरिकेन के साथ साथ कौन सा एक वर्ड है? टाइफून। याद रखिएगा आप लोग, टाइफून। अगला प्रश्न है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। यह कितना होता है? यह होता है निम्न होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। निम्न होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, और लेकिन समुद्री जल में लवण होने के कारण समुद्री जल लगभग 28.4 फ़ारेनहाइट जो होता है यह जम जाता है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? उन्हें हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया, हेलोफाइट। क्या हो जाएगा? हेलोफाइट। मैंग्रोव जो होता है ना, एक झाड़ी या छोटा वृक्ष होता है जो तटवर्ती खारे जल में वृद्धि करता है। जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पर पानी खारा होता है, वहीं पर वो वृद्धि करता है। यह पौधे की कई प्रजातियों के लिए वास्तव में एक सामान्य नाम है जो खारे या लवणीय वातावरण में जीवित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं तांबा जस्ता के बड़े भंडार पाए जाते हैं? यह कहां पाया जाता है? यह पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया, राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा कोरोमंडल और रायलसीमा का क्षेत्र। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कोरोमंडल और रायलसीमा का क्षेत्र। अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि को उत्तर पूर्व मानसून ऋतु में निर्दिष्ट किया जाता है। इसे पीछे हटाने हेतु मानसून के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर पूर्व मानसून ऋतु कोरोमंडल तट और दक्षिण प्रायद्वीपीय विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी तट, यहाँ पर मौसम विज्ञान संबंधी अनुमंडल के तहत आधे पूर्वी भाग में वर्षा की अवधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? यह कौन सा है? अरावली श्रेणी। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे प्रथम जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी को। आंध्र प्रदेश के पट्टी सीमा उत्पादन जो होता है उत्थापन सिंचाई परियोजना की औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही कृष्णा गोदावरी नदियों को सितंबर 2015 में भारत में एक दूसरे नदी से पहला युग्म बनाया गया था और इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ के पानी को गोदावरी नदी से निकालकर पंप के द्वारा पोलवरम दाई नहर में भरा जाता है, जिसके बाद विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? यह हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। हेलोफाइट जो होता है ना साथियों, एक पादप होता है, एक पौधा होता है जो
अधिक खारे जल में उगता है और खारे मरुस्थल जो अर्ध मरुस्थल होता है, मैंग्रोव का दलदल होता है, कच्छ भूमि होता है जहाँ कीचड़ का होता है, या समुद्र तट, यहीं पर यह हेलोफाइट पादप पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? सरकार के लिए है। निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? यह हो जाएगा कॉर्पोरेशन और आयकर, क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेशन एंड इनकम टैक्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? तो प्रीमियम की राशि हो जाएगी 12 रुपए, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा 12 रुपया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहां पर कथन दिए गए हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि उपयुक्त कार्यक्रम में से कौन सा वित्तीय समावेशन क्रिया का भाग है। यहां पर कूट भी दिया गया होगा, ठीक है, कूट के हिसाब से राइट आंसर इसका चुनना है। देख लेते हैं कौन सा वित्तीय समावेशन का भाग है। तो वित्तीय समावेशन के भाग में जहां तक बात की जाए तो भुगतान बैंकों का खोला जाना ये भी है, बैंकों का राज्यीकरण भी है, मुद्रा ऋण योजना भी है, अटल पेंशन योजना, ये सभी हो जाएंगे इसके जवाब। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 3 उपरयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री वित्तीय समावेशन का तात्पर्य जो होता है ना, समस्त नागरिकों के तहत वहनीय दर पर उपयोगी वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना होता है, इसलिए उपयुक्त सभी कार्यक्रम वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक HCI द्वारा जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक विश्व रिपोर्ट को 2019 के एक भाग के रूप में संकलित किया गया था और अक्टूबर 2018 के इंडोनेशिया के बाली नुसा दुआ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन सूची में शामिल नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे जो है कच्चे तेल का भंडारण में शामिल नहीं है। और रणनीतिक तेल का भंडारण मैंगलोर, विशाखापट्टनम, पुडुर जिसको उडुपी कहा जाता है, कर्नाटक में है अभी, उसके 3 भूमिगत स्थानों पर है। और राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व जो ISPRL है, जो देश में आपातकालीन तेल भंडारण का प्रबंधन करती है, उसने 2 नए भंडारण बनाने की योजना बनाई है, जो ओडिशा के चंडीखेल में 4 मिलियन टन की सुविधा और पुडुर में अतिरिक्त 2.5 मिलियन टन की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना KSY की शुरुआत की गई, यह डैश के लिए एक योजना है। यह किसके लिए योजना है? तो यह योजना जो है यह कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है यहां पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। दूसरा है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल मृदु पेय नहीं आते हैं। ठीक है, तीसरा कथन है, बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें सही विकल्प चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सभी कथन जो है साथियों, ये सभी कथन सही है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया इसका, सभी कथन जितने भी कथन थे सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को मनोवैज्ञानिक और अनुसंधान कार्यों में लगाना प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में के कार्यान्वयन के लिए केंद्र योजना की यह योजना है। किसमें? 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है यह। ऑप्शन
एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख चाहता है तो यह क्या कहा जाएगा? तो यह कहा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है एक प्रकार का दृष्टि दोष है और यह संदर्भित करता है कि जिसके कारण आंख पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि आंख या तो बहुत छोटी है या कॉर्निया गलत आकार का है। इस दोष में रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रकाश को लाने के लिए आंख की ऑप्टिकल प्रणाली की शक्ति अपर्याप्त होती है और हाइपोमेट्रोपिया वाले व्यक्तियों के लिए निकट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया इसका। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो गया। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी डैश गति के लिए है। किसकी गति के लिए है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुपातिक गति होता है। अगला प्रश्न है वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदर्शिता। ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसके अनुपात को तो मैके संख्या कहा जाता है। क्या मैक संख्या वह संख्या होता है जो किसी पिंड की गति जैसे विमान होता है उससे लेकर आसपास के माध्यम जैसे वायु उसमें ध्वनि की गति के अनुपात की प्रतिनिधित्व करती है। क्या? मैक संख्या। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर जो है यह तांबा, निकेल और जिंक का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? कौन सा कठोर धातु हो जाएगा? तो यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन 4 क्रोमियम कठोरता के लिए प्रस्तुत मोर्स पैमाना जो होता है मोह स्केल जो होता है उस पर सबसे कठोर धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 H2SO4 जो है एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं। कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो कॉटन फाइबर जो होता है यह सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1। कपास एक नरम रेशा है जो लगभग शुद्ध सेलुलोज होता है और यह लगभग 87 से 90% सेलुलोज, एक कार्बोहाइड्रेट प्लांट पदार्थ, 5 से 8% पानी और 4 से 6% प्राकृतिक अशुद्धता से बना होता है। कपास दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रेशा है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सामान्य तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन का क्या कार्य है? एंटीजन का कार्य होता है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। यह क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? कौन सा नहीं होगा? तो थायरोक्सिन। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड से प्राप्त प्राथमिक हार्मोन स्टेरॉयड होता है और स्टेरॉयड जो होता है हार्मोन लिपिड कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि प्रजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है जो गोनाड होता है वृषण और अंडाशय द्वारा निर्मित होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। और अधिवृक्क ग्रंथियां जो होती है स्टेरॉयड हार्मोन एल्डोस्टेरोन का उत्पादन करती है जो ऑस्मो रेगुलेशन में इस्तेमाल होता है, उसमें शामिल होता है। और कोर्टिसोल जो चयापचय में भूमिका निभाता है। और थायरोक्सिन अमीनो एसिड टायरोसिन का उत्पन्न होता है जो आयोडीन से संयोजक रूप से बंधा होता है। यह कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है थायरोक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को, द सनशाइन विटामिन, क्योंकि हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश से यूवीवी जो विकिरण से संपर्क में आती है, तो कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कुछ तेलीय मछलियां होते हैं, अंडा होते हैं, विटामिन डी की थोड़ी मात्रा उसमें पाई जाती है। गाजर और आम इसका विपुल स्रोत है। किसका है? तो विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का स्रोत है गाजर और आम। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर आईक्यू लेवल क्या होता है? सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल होता है 90 से 110 अंक, जो लोगों को उनके आयु वर्ग से संबंध में संज्ञानात्मक क्षमताओं, बुद्धिमत्ताओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 90 और 110 के बीच आईक्यू को औसत माना जाता है, और 120 से अधिक को बेहतर, और लगभग 68% आबादी जो है उसमें 85 और 115 के बीच आईक्यू लेवल होता है, और 70 और 130 के बीच की औसत सीमा लगभग 95% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गणित का प्रश्न है। इसको उस वीडियो में करा ही दिया, आप उस वीडियो को देख ही लिए होंगे। 5वां सेट चल रहा है अगर, तो उस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। पूरे सभी सेट, इस प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है सीरीज, इसका सारा जितना गणित का क्वेश्चन है सब करा दिया गया। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, x/100। कितना? x/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गणित का है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 36। अगला गणित का ही प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं वहां पर, आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो खत्म कर लीजिए, उसके बाद सारा वीडियो एक दिन बैठ के आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी गणित का ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2500 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम हेयर, यहां भी गणित का एक प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। अब हिंदी का प्रश्न आएगा और 2 अंग्रेजी का प्रश्न भी पूछा जाता है। पवन शब्द का अर्थ है, पवन शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा वायु, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीने योग्य हो उसके अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो हो जाएगा पेय, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा पेय। इंग्लिश का क्वेश्चन आया है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म टू द गिवन सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? वन हैज रेयरली सीन सच क्विकेज फॉर ए फिल्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सच क्विकेज हैव रेयरली बीन सीन फॉर अ फिल्म। अगला अंग्रेजी का ही प्रश्न है एक, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। इडियम या फ्रेज दिया गया है कि टू लेट द चीफ फॉल वेयर दे मे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया खगड़िया, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। बिहार राज्य में किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है? तो यह गोगाबिल झील है, यह कटिहार में स्थित है, कटिहार के मनिहारी प्रखंड में यह स्थित है। और 1987 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को गोगाबिल पश्चिम बिहार घोषित किया था। ठंड का मौसम आते ही यहाँ देश विदेश से लालसर, वाइल्ड ग्रीन चिड़िया वगैरह सब आ जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? ये प्रतिनिधि निर्वाचन विधि में, ठीक है, प्रतिनिधि निर्वाचन विधि से संबंधित कौन सा शामिल नहीं होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, यह जो होता है नहीं शामिल होगा। अगला प्रश्न है, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? ओबरा जो है बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है ओबरा। यह 15 किलोमीटर दूर स्थित औरंगाबाद से एक छोटा सा शहर है जो कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है, तो इसको जो है किसमें? हेडर और फुटर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, हेडर और फुटर दोनों में इंसर्ट किया जा सकता है।
और इंसर्ट टैब को पेज नंबर बटन का प्रयोग करते ही वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबर का ऐड किया जा सकता है और पेज नंबर को डॉक्यूमेंट के टॉप पर जो हेडर या बॉटम जो फुटर होता है उस पर देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। Ctrl+N जब कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, या फिर Ctrl+Shift+N जब कीजिएगा तो कोई न्यू फाइल, जैसे कोई न्यू फाइल बनाना होगा तो उसके लिए आप लोग किएगा Ctrl+Shift+N, तो न्यू फाइल आपको क्रिएट होगा। Ctrl+N कमांड किसके लिए होगा? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। Ctrl+P प्रिंट के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V जो होगा वो पेस्ट के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आइकन। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, आइकन कहा जाता है। भारतीय वायुसेना में रख रखाव या मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय है नागपुर में। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, कहां पर? नागपुर में। और इसे 1950 ईस्वी में कानपुर के चकौरी में अनुसंरक्षण समूह के रूप में स्थापित किया गया था और 1955 ईस्वी में इसे अनुरक्षण कमान के रूप में नामित किया गया था। एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्धि है खगोल शास्त्र। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, खगोल शास्त्र। सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है प्रोफेसर CN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन 4 भारत रत्न। 2 जनवरी 1954 ईस्वी को 2 जनवरी 1954 ईस्वी को आयोजित किया गया था यह पुरस्कार, और असाधारण सेवा प्रदर्शन के लिए भेदभाव के जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना यह दिया जाता है। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया था विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, रघुपति राघव राजा राम। यह एक उल्लेखनीय भजन है, हिंदू भक्ति गीत है, जिसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा संगीत के रूप में स्वरबद्ध किया गया था। इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। अब ये महात्मा गांधी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा गा गा कर यह लोकप्रिय बनाया गया था। लिखा गया था विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन सीड्स किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी गई ड्रैगन सीड्स से लिखा गया था पर्लेस बक के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो गया। गांधी के बाद भारत, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक लिखा गया था रामचंद्र गुहा के द्वारा। गांधी के बाद भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का इतिहासकार रामचंद्र गुहा है। यह पुस्तक 2007 ईस्वी में हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? 2007 ईस्वी में। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस डैश पर मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? आप लोग कमेंट कीजिए। 5 जून को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला में। कहां पर? मनीला में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। और 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को विश्व एशियाई विकास बैंक का स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? ब्रिक्स देश कौन सा हो जाएगा? यहां पर देख लीजिए, तो रूस हो जाएगा ब्रिक्स देश। इसमें 5 उभरती राष्ट्रीयता अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। कौन कौन? बी से हो गया कौन सा? ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, ठीक, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और डी फॉर एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ब्रिक्स देश है पांचों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह स्थित है हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, हेग, नीदरलैंड में। और इस राष्ट्र की महासभा का सुरक्षा परिषद 9 वर्षों हेतु चुना जाता है, 9 वर्ष के लिए।
टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सिंधिया गोल्ड कप जो है यह हॉकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। सिंधिया गोल्ड कप टूर्नामेंट को 1925 ईस्वी में ग्वालियर के प्रधान कार्यालय के साथ भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हिस्सा बनने वाली पहली गैर यूरोपीय टीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? ओवर ट्रिक शब्द यह ब्रिज से संबंधित है। किससे? ब्रिज एक मानक होता है जिसमें 52 कार्ड डेक का उपयोग किया जाता है, जिसको टिक ट्रेकिंग कार्ड गेम का कार्य करती है। यह मूल रूप में 2 प्रतिस्पर्धी साझेदारियों के 4 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, जिसमें भागीदारी एक मेज के चारों ओर एक दूसरे के विपरीत बैठे होते हैं। अगला प्रश्न है, समझ गए होंगे आप लोग, ये गाडगिल आयोग डैश से संबंधित है। गाडगिल आयोग जो है यह पश्चिमी घाट से संबंधित है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसे इसके अध्यक्ष माधव गाडगिल के नाम पर गाडगिल आयोग के रूप में जाना जाता है, और यह भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग है। आयोग ने भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी 31 अगस्त 2011 ईस्वी को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को नियंत्रित और समाधान के लिए स्थापित किया गया था। इसे 6 महीने की अवधि के भीतर आवेदन और याचिकाओं को निपटाने की शक्ति प्रदान की गई, और भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है भारत, जहां एक निकाय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराईदेव मैदान को राष्ट्रीय संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है किस राज्य में? तो पूर्वी असम में। कहां पर? पूर्वी असम में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया का सबसे महंगा ऊंची सुरंग होगी? यह है सिंकुन ला सुरंग। ऑप्शन 4 सिंकुन ला सुरंग। 26 जुलाई 2024 ईस्वी को कारगिल विजय दिवस पर 25वीं वर्षगांठ थी, उसके अवसर पर मोदी जी द्वारा सिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य उद्घाटन किया गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग होगा। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई होगी इसकी, और नीमू पदुम दारचा सड़क जो होगा 4.1 किलोमीटर का होने वाला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह बना है बांग्लादेश। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? यह कौन सा संस्था है? इस संस्था का नाम है FSSAI। क्या? FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह पैकेज्ड खाद्य पदार्थ के लेवल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेवल पर कुल शर्करा, नमक, संतृप्त वसा, ऐसी जितनी भी पोषण संबंधी जानकारी है बड़े और मोटे अक्षर में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और 44वीं बैठक FSSAI की 44वीं बैठक थी, उसमें पोषण संबंधी जानकारी लेवलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक जो लेवलिंग और प्रदर्शन विनियमन है 2020, उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। और संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना अब तक आगे के सुझाव और आपत्तियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी। यह संशोधन जो है उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्प में से अधिक जागरूक बनाने के लिए मदद करेगा, और संशोधन में गैर संचारी रोग NCD की घटनाओं को कम करने के लिए दीर्घकालिक लाभ उसमें होगा। इसका राइट आंसर हो गया FSSAI। इसकी जानकारी भी बता दी आपको।
वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया था महाराष्ट्र को। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 में श्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है इसको। और 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उनकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के तहत इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार की नवोन्मेषी नीति, उच्च प्रभावशाली विकासात्मक पहल को मान्यता देता है, जिससे राज्य में कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये शामिल हुए हैं। कौन कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। और भारत दुनिया का 28वां देश बन गया जिसके टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो कुल 100 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।